कैसा पावन सुहाना समय आज है। मेरा नाम रवीना है और मेरा नाम गरासिया है और मेरा सपना है आईपीएस ऑफिसर बनना और मेरे स्कूल का नाम है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा। मैं क्लास 11th साइंस की हूँ। मेरा सपना है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। शुभकामना आपको। बच्चों की बारी लड़कियों ने बराबर मुझे समझने गरासिया है। मैं कक्षा 12वीं मैथ्स का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम CM राइस स्कूल मनासा है और मेरा सपना है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। मैंने सोचा था मैं एक किताब साथ लिखूंगा। मैंने सोचा था एक किताब लिखूंगा। मैंने सोचा था एक किताब लिखूंगा। धन्यवाद। उसके अंदर आएंगे बताइए इसके लिए इसी प्रकार से बहुत कर रहा हूँ। बढ़ गई तो वो भागने लगी। तभी एक बेचारी ने उनसे कहा कि अब भागो मत, इनका सामना करो। से पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज 24/9/2022 को मध्य प्रदेश के समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित है, एक मनासा कार्यक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय छात्रावास मनासा को ये सेपरेट डेट दी जा रही है। तो अवसर पर पहले शासन की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से हमारे बच्चों को प्राप्त हो, इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत 7 पॉइंट शासन द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिनको पढ़ के सुना रहा हूँ। छात्रावास में दैनिक होने वाली साफ सफाई की समीक्षा की जाएगी कि हर हॉस्टल में दैनिक साफ सफाई होती है या नहीं, पानी पीने की समस्या है या नहीं, पानी पीने का साफ उपलब्ध हो रहा है कि बच्चों को, खान पीन के अंदर स्वच्छता है या पौष्टिकता है। इस योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए शौचालय साफ सुथरे हैं, स्नानागार बच्चों के लिए सुरक्षित है या नहीं, कैमरे लगाने की भी शासन की योजना है कि हॉस्टल में कैमरे भी लगाए जाए महिला छात्र। तो मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे विकास खंड के एक ऊर्जावान सारथी सहनशील धैर्यवान ऐसे नेतृत्व करता आदरणीय एजम सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। बच्चों से एक मौका और मुझे मिल जाता है ऐसा कि मैं बच्चों से जो है वन-टू-वन चर्चा कर लेता हूँ और कोई भी उनकी कोई चीज़ें रहती है जो मुझे उन्हें बताना रहता है कि आप आगे बढ़ें, किस तरह से आप किसी चीज़ को तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर जितने बच्चे जो हैं वो सभी हॉस्टल्स में रहते हैं। मैं भी बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ। मैं 8 तक तो घर पे रहा, उसके बाद मैं 9 से लेकर 12 तक मैं बाहर चला गया पढ़ाई करने के लिए। मैं हॉस्टल्स में रहा, फिर कॉलेजेस में हॉस्टल्स में रहा। तो हॉस्टल्स में जो एक आपका परवरिश जो आपके परिवार से, आपके माता पिताओं से ना करके आपके जो हॉस्टल वार्डन होते हैं उनके तौर से, या आपके जो मित्र होते हैं हॉस्टल्स में, उसमें आप आगे बढ़ते हो। देश दुनिया में क्या चल रहा है, अलग अलग लोगों के विचार कैसे हैं। सुबह आप 6 बजे जब उठते हो तो सबसे पहले आपकी जो दिनचर्या शुरू होती है, आपकी पीटी होती है, प्रार्थना होती है, फिर नाश्ता होता है, फिर आप स्कूल के लिए रेडी होते हो। स्कूल से
होता है कि शाम को आते हो तो खेलने का 1 घंटा होता है, खेलने के बाद फिर शाम को और अलग जो सेशंस होते हैं, इस प्रकार से पूरी दिनचर्या रहती है। तो हॉस्टल्स में रह के पढ़ना अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जब बच्चा बचपन से ही बाहर निकल जाता है और हॉस्टल्स में रहता है तो वो दुनिया से अलग तरीके से रूबरू होता है। उसकी तुलना में वो बच्चे जो 12वीं तक अपने घर पे रह के पढ़ते हैं तो उनका नजरिया अलग रहता है। तो आप जो है जीवन की उन कठिनाइयों से और उनसे जो है समक्ष में रह के आप आपकी परवरिश होती है, आपका ध्यान सभी होता है। तो शासन की जो ये योजनाएं होती है, स्वच्छता पखवाड़ा, ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि जो हमारे छात्रावास होते हैं उसमें आपकी परवरिश कैसे हो रही है, आपको क्या खाना मिलता है, आपको पानी कैसा मिलता है, आपको सोने के लिए पर्याप्त गद्दे मिलते हैं कि नहीं, आपके पंखे हैं कि नहीं, छत तो नहीं टपकती है। तो ऐसे अभियान के माध्यम से हम वो सब सारी चीजें हम भी देख लेते हैं और आपसे भी चर्चा कर लेते हैं कि कोई आपको समस्या हो रही है वहाँ पे रहने में, तो आप हमें बता दें। मैंने बचपन से ही जीके की किताबें पढ़ना शुरू करी, मैंने पेपर्स पढ़ना, रेडियो में, समाचार पत्रों में करना, और मैं एक डायरी बनाता था। उस डायरी में मैं लिखता था कि आज जो है हमारे प्रधानमंत्री इटली गए तो वहाँ पर उन्होंने कौन सी संधि करी, कौन सी साइन किया। आज नोबेल पुरस्कार अगर 5 वैज्ञानिकों को मिले तो बायोलॉजी में किस इन्वेंशन पे मिले, इकोनॉमिक्स में किस इन्वेंशन पे मिले, तो वो डायरी बनाता था। इस प्रकार मैं बचपन से ही मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। 11वीं में मैंने जब मैं आया तो मैंने मैथ्स लिया। मैथ्स लेने के बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने इंजीनियरिंग मैंने करी मेटलर्जी में, भोपाल में, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मैनिट जिसको कहते हैं। वहाँ मैंने 3-4 साल तैयारी करी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ मैं 2 घंटे जो है जनरल नॉलेज और यूपीएससी की तैयारी साथ साथ करता था। उसके बाद जब मेरा कॉलेज पूरा हो गया तो मैंने पहली बार एमपीएससी की एग्ज़ाम दी। पहली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरी बार प्रयास किया, फिर मेरी जो है कॉलेज के बाद जॉब भी लग गई। तो मैंने जॉब के साथ साथ भी मैं विशाखापट्टनम में चला गया। मेरी वहाँ इंजीनियरिंग, एक जो मेटल स्टील प्लांट होते हैं जहाँ लोहा बनता है, बिल्कुल ऊपर से फर्नेस होती है, तो उसमें आयरन और कोयला, मैग्नाइट, जो जितने मेटल्स होते हैं वो ऊपर से डाले जाते हैं और उसको कम से कम 1400 डिग्री सेल्सियस पे नीचे से आग लगाई जाती है और फिर वहाँ से पिघलता हुआ लोहा निकलता है। तो मैं 2 साल ऐसे प्लांट में मैंने काम किया। तो 2 साल जब भी मैंने काम किया तब से कोई भी एग्ज़ाम जो एमपीएससी की थी वो होल्ड हो गया था, एक कोर्ट केस लग गया था। तो 2 साल तक उसका रिजल्ट नहीं आया। तो मैं तैयारी करते गया, जब उसका रिजल्ट आया तो मेरा इंटरव्यू में हो गया। तो मैं वहाँ से छोड़ के इंटरव्यू देने आया। तो मेरे इंटरव्यू में मुझे 108 नंबर मिले, पर मेरे टोटल मार्क्स कम थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जो है मैंने वहाँ पर जो हमारे सर थे, मैंने कहा सर मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनूँ, कंपटीशन तैयारी करूँ, तो मैं जॉब के साथ साथ मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो सर मुझे क्या छुट्टी मिल सकती है? तो उन्होंने कहा कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन हम आपको छुट्टी तो नहीं दे सकते। तो फिर मैंने कहा कि मन में ठाना है कि मुझे करना तो यही है। तो मैं वहाँ से आ गया और फिर मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी। 1 से 1.5 साल मैंने जो है कोचिंग करी। 1 से 1.5 साल में सिर्फ 2 दिन के लिए घर गया था। 1.5 साल तक मैं घर भी नहीं गया। जितने फेसबुक आजकल जो बच्चे सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, ये कर रहे हैं, मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था, उस पर कोई भी फेसबुक, कोई ये सब चीज़ें जो पुरानी चलती थी वो सब बंद हो गई। मैं अपने दोस्तों से भी बातें नहीं करता था, किसी से नहीं करता था। मैंने लगभग 1 से 2 साल में 24 एग्जामें दी। मेरा किसी में नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा 2 से 2.5 साल मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई, जब मुझे लगा कि अब मैं कोई भी एग्जाम दूंगा तो हो जाएगा, उसके बाद मेरा सबसे पहले वाणिज्यिक अधिकारी में हुआ था 2013 की पीएससी में। फिर 2014 की पीएससी में मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया। फिर 2015 की पीएससी में भी इंटरव्यू दिया था, पर क्योंकि मैं बन चुका था डिप्टी कलेक्टर, तो मैं वो इंटरव्यू दिया ही नहीं। तो इस तरह से जो है आप बचपन से आगे बढ़ते हो, भले कितनी कठिनाइयाँ आती है, हमेशा उसको लड़ते हुए आगे बढ़ते जाएं और जब तक वो चीज़ प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उसको लड़ते रहें। अगर आपके मन में अच्छी श्रद्धा होगी, अच्छी मेहनत होगी, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल मिलेगी। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो आप मेहनत करो और ना मिले। वो जो प्लानिंग बता रही थी कैसे हमको प्रिपरेशन करनी है, वो हमको शुरू से ही करनी है। जैसे हम 6th स्टैंडर्ड में है ना, तब से ही
हमको अपनी जीके भी इम्प्रूव करनी थी ताकि जो हमारा आगे का जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हो सके। ये चीज़ें पहले एकदम से सडनली नहीं होती। जैसे मेरा भी बचपन से जैसे सपना था कुछ अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने का, खैर वो तो पूरा नहीं हो पाया। मैंने भी PhD किया है, BEd भी कर रखा है, कॉलेज में पढ़ाया भी है मैंने रायपुर सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में। तो शादी के बाद मुझे ये अवसर नहीं मिल पाया था, तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि मैं इतनी एजुकेटेड होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी MA किया कि मुझे गेस्ट फैकल्टी में लेक्चर बनना था, लेकिन फिर वहाँ भी मेरा नहीं हो पाया। तो बड़ा डिप्रेशन भी होता है, हताश होती थी कि ऐसा कुछ कैसे क्या करूँगा। वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि अपनी जो बेसिक तैयारी है ना वो बचपन से ही होनी चाहिए। हमें जीके इतना सॉलिड बनाना है अगर हमको IAS और IPS की सर्विसेज में जाना है ना। 6 के जो हमारी NCERT की बुक्स हैं जैसे सर ने बताया, बिल्कुल वैसे आपको इतना अच्छे से उनको पढ़ना है। अगर साइंस लेनी है, बायो लेनी है, डॉक्टर बनना है, तब भी आपको 9th और 8th 10th का जो स्टैंडर्ड है अपना साइंस, उसको बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मैथ्स लेना है तो मैथ्स पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें एकदम से नहीं मिलती। हम जाएँ बहुत बड़े हो जाए उसके बाद सोचते कि हमें ये बनना है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम बचपन से अगर तैयारी करते हैं ना उन चीज़ों के लिए, अपना विज़न क्लियर रखते हैं, तो हमें वो चीज़ें बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हमको मिल पाती हैं। सर का सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत इम्प्रेस भी हुई है, क्योंकि मेरा भी प्रशासनिक सेवा में जाने का बहुत मन था पर नहीं हो पाया। लेकिन आज जहाँ भी हूँ मैं बहुत खुद के लिए प्राउड फील करती हूँ। मेरी एजुकेशन का कभी मुझे लगा नहीं मनासा में कभी कोई वैल्यूबल ऐसा कुछ लगा, बट आज जब मैं बनी हूँ ना तो लोग मेरे लिए कहते हैं कि जैसे सर ने भी कहा डॉक्टर हैं, PhD हैं, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी भी ऐसा कुछ करिए प्लानिंग कि लोग आपको ऐसा समझें कि नहीं ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, कुछ अलग है, भीड़ से अलग है ना। हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि कुछ ऐसे हमको अपनी विशेषताएं डेवलप करनी है कि लोग आपको जाने और अपने नाम, अपने मनासा का, अपने हॉस्टल का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें और अच्छे से बचपन से इस तरह की प्लानिंग करें। थैंक यू सो मच। बच्चों से बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। सारे बच्चे सपने लेके आए, आपने पूछा, सभी ने अपने सपने बताए, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब बच्चा गांव से मनासा आता है तो मनासा का एटमॉस्फेयर, वातावरण, माहौल थोड़ा चेंज होता है। जब आप गांव छोड़ के आए तो आपके जो पापा हैं, मम्मी है, उनको गांव के जो अन्य लोग कहते हैं क्यों तुम्हारा बच्चा का मनासा बढ़ रहा है, तो उनको अच्छा लगता है, गर्व फील होता है। और जब आप पढ़ के नौकरी लग जाते हो, फिर जाते हो, तो फिर उनके पापा का, मम्मी का, रिश्तेदारों का सीना चौड़ा हो जाता है कि बच्चे ने, मेरे बच्चे ने ये कर दिया, ये करके दिखा दिया। बट कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं, कोई बच्चा गुंडा हो जाता, भटक जाता है, तो जब पापा को लोग कहते हैं तेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, तब पापा का सीना छलनी हो जाता है, मम्मी का सीना छलनी हो जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, 10 बार सोचिए, 100 बार सोचिए।